नमस्कार, वेलकम टू ज्ञान क्लासेस। पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने बात किया हुआ था वो बात क्या हुआ था हमारे इकोनॉमिक्स बुक के चैप्टर नंबर 1, जो चैप्टर का नेम है हमारा विकास। उसमें से हम लोगों ने बात किया हुआ था, उसमें से जो बात किया हुआ था हम लोगों ने वो विकास की डिफिनेशन बात कर लिया था। और उसके बाद विकास के लिए अन्य लोगों के लक्ष्य क्या होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना हमारे देश में, तो वो विभिन्न वर्गों के लिए विकास का लक्ष्य क्या होता है ये बात कर लिए थे। विकास विभिन्न लोगों से क्या वादा करता है ये हम लोगों ने बात कर लिया हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने राष्ट्रीय आय के बारे में भी बात किया हुआ था कि राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं, उसके बारे में परिभाषाएं भी हम लोगों ने लिखा हुआ था, पढ़ा हुआ था। उसमें से एक तो राष्ट्रीय आय का जनरल जो डिफिनेशन था वो हम लोगों ने बात किया हुआ था, और एक इकोनॉमिक्स के अनुसार बात किए हुए थे, जो हम लोगों ने पीगू के अनुसार वो डेफिनेशन बात किया हुआ था। अब हमारा जो आज का नेक्स्ट पार्ट का वीडियो जो बन रहा है वो पार्ट 2 है, और इसमें से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज राष्ट्रीय विकास से। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय विकास से। जो स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय विकास होता क्या है, वो क्या उस पर कैसे हम लोग काम करते हैं, कैसे राष्ट्रीय विकास हम लोगों के लिए काम करता है, इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हम लोग उसमें से सुधार कर सकें। तो चलिए सबसे पहले कि राष्ट्रीय आय होता क्या, राष्ट्रीय आय की जरूरत क्यों पड़ती है, इस पे बात करते हैं। तो जब हम किसी भी दो देशों के बीच में तुलना करते हैं, जैसे किसी भी दो देशों के बीच में तुलना करेंगे, देश ए और देश बी, जब दोनों के बारे में बात करेंगे तो इस देश और इस देश का तुलना किस तरीके से करते हैं, किस आधार पे करते हैं, ये इंपॉर्टेंस होता है। इसके साथ साथ उसकी राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय विकास भी इंपॉर्टेंस होती है हमारे लिए। अब क्या है कि जिन देशों के पास अधिक आर्थिक संपत्ति होगी, जिन देशों के पास बहुत अधिक आर्थिक संपत्ति होगी, वो अधिक विकसित होंगे या विकासशील होंगे उन देशों से जिनके पास उन देशों से कम आर्थिक पूंजी होगी। बात यहां तक आ गया। उसके बाद सबसे पहले अब दूसरी बात क्या आता है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे किया जाता है। तो इस पे बात करेंगे कि जैसे जो बहुत सारे देश हमारे वर्ल्ड में और बहुत सारे राज्य हमारे देश में भी है, तो इनकी तुलना एक दूसरे से कैसे की जाती है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अब क्या होता है कि इस चीज को समझने में हमारे मन में एक सवाल उत्पन्न होता है। सवाल क्या उत्पन्न होता है कि इसे समझते समय हमारे मन में एक सवाल उत्पन्न होता है। उत्पन्न जो होता है वो सवाल वो क्या है कि जब पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि विकास की धारणाएं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती हैं। तो क्या है कि अलग अलग लोगों के लिए विकास का लक्ष्य जब अलग अलग होता है, जब अलग अलग विकास का लक्ष्य होता है, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि किसी कोई एक वस्तु विकसित होगी और कोई एक वस्तु विकसित नहीं होगी। जैसे हमारे लिए पेन की जैसे अभी जब हम लिखेंगे तो पेन का जो इम्पोर्टेंस होगा और जो पेपर का इम्पोर्टेंस होगा, ठीक है, वही इम्पोर्टेंस अभी हमारे लिए किसी अन्य पदार्थ अन्य वस्तु की होगी नहीं। अभी जब हम जब जिस चीज पे जिस टाइम पे जिस चीज के लिए काम करेंगे या जिस चीज से काम करेंगे, वो हमारे लिए उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब क्या है कि कैसे मान सकते हैं, उसके बाद क्या है कि जब हम किसी चीजों की तुलना करते हैं, अब ध्यान में रखिएगा कि कोई भी दो वस्तु या दो चीजों के बीच में तुलना की जाती है तो उसमें से कुछ समानताएं भी मिलेंगी और कुछ असमानताएं भी मिलेंगी। जैसे हम लोग दो पेनों के बीच में ही तुलना करेंगे तो उसमें क्या होगा कि कुछ पेनों के बीच कुछ उसमें समानताएं भी होंगी और कुछ भिन्नता भी होंगी। उसी प्रकार लेकिन ये हम तब इस पे निर्भर करता है कि हमारा जो तुलना करने का जो आधार होगा, तुलना करने का जो आधार है वो क्या है, या हम किस चीज के लिए उसका तुलना
कर रहे हैं, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि निर्भर हमारे ऊपर करता है कि जब हम तुलना कर रहे हैं तो हमारा तुलना करने का लक्ष्य क्या है, हम किस लिए उसका तुलना कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कब, जब हम दो चीजों के बीच में तुलना करते हैं। उसके बाद क्या है कि एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। वो एग्जांपल क्या है कि हम लोग कक्षा में बहुत सारे लोग बैठते हैं, जब क्या कि जब एक कक्षा में बहुत सारे छात्र बैठे हैं और हम उन पर उस समय तुलना करें, क्या करें, किसी भी चीज को लेकर के तुलना करते हैं, तो वो तुलना जब हम करेंगे तो वो तुलना क्या होगा कि जब तुलना करेंगे तो उनकी बुद्धि अलग हो सकती है, जरूरी नहीं कि सारे छात्रों की बुद्धि एक जैसी होगी। उसके बाद उनकी लंबाई अलग अलग हो सकती है, जरूरी ये नहीं है कि सारे कक्षा में जितने छात्र बैठे हुए हैं उन सारे बच्चों की लंबाई जो होगी वो इक्वल होगी, नहीं होगी, ये पॉसिबल नहीं है। जितने बच्चे बैठे होंगे, कुछ का सामान होगा, कुछ का बहुत अधिक होगा, कुछ का बहुत कम होगा, कुछ शॉर्ट हाइट वाले होंगे, कुछ लॉन्ग हाइट वाले होंगे, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद क्या है कि उसका वजन भी बहुत अलग अलग होगा। बहुत जरूरी नहीं कि सारे बच्चों का वजन एक ही जैसा हो, कुछ मोटे होंगे, कुछ पतले होंगे, कुछ का वजन 50 केजी होगा, कुछ का 55 केजी होगा, इस तरह करके बच्चों का वजन होगा। अब उनकी जो हेल्थ होगी, जो उनकी स्वास्थ्य लेवल होगा, वो भी अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे का स्वास्थ्य लेवल एक ही जैसा होगा, सारे बच्चे फिट ही होंगे या सारे बच्चे अनफिट ही होंगे, ऐसा भी नहीं है। अब होगा क्या, अब ये तो हो गई उनके जब हम वहां पे तुलना करेंगे कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसकी बुद्धि अधिक है, किसकी बुद्धि कम है। लेकिन जब हम किसी उनके ये हमारे मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम किस आधार पर उसका तुलना कर रहे हैं, हम किस चीज के लिए तुलना करें, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। इसको ब्रॉड में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी, लेकिन अभी हम क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं तो क्लास 10th लेवल तक ही पढ़ने में हम लोगों की सही होगा, क्योंकि अगर हम लोग बहुत ब्रॉड पढ़ते हैं तो बहुत टाइम भी जाया हो जाएगा और जो भी हमें जरूरी नहीं है उसको थोड़ा सा हम उसको साइड पर रखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। अब एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अब वो एग्जाम्पल क्या है कि जब बच्चों की पढ़ाई के लिए आकलन करते हैं कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चे कितना गेन कर पाए, कितना उसको पकड़ पाए, ये सारी चीजों के लिए जब आकलन करते हैं तो उस टाइम पे बच्चों की सिर्फ और सिर्फ क्या काम आती है, तो उस टाइम पे बच्चों की सिर्फ और सिर्फ काम जो आती है वो बुद्धि आती है। ठीक है, उस टाइम पे ये नहीं होता कि बच्चे का हाइट अधिक होगा तो वो बच्चा बहुत अधिक तेज होगा पढ़ने में, वो मोटा अधिक होगा या फिर वो फिट होगा तो वही सही से पढ़ सकता है, उसी के पास अधिक मानसिक लेवल होगी, नहीं। उस टाइम पे जब हम लोग बात करेंगे तो उसकी पढ़ाई के लिए जब आकलन करते हैं तो उस समय उसकी ऊंचाई, उसकी जो वजन होगा उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पढ़ना तो भैया हमारी बुद्धि से, जब हमारे पास बुद्धि रहेगी तो हमारा सही से वो सारी चीजें चलेंगी। ऐसा नहीं कि हमारा हाइट बहुत अधिक है तो वो बहुत अच्छा हमारे लिए होगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसी प्रकार जब हम दूसरे देशों के बीच में तुलना करते हैं तो उस टाइम पे राष्ट्रीय आय, आय इसको बोल सकते हैं, राष्ट्रीय आय बोलेंगे तो थोड़ा सा मिस करेगा, तो इसको आय बोलेंगे तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आय, अभी आय पे बात करेंगे, यहाँ पे राष्ट्रीय आय लिखा हुआ है, ये बाद में समझाएंगे कि राष्ट्रीय आय यहाँ पे क्यों लिखा हुआ था। तो आय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, किसके लिए, जब हम दो देशों के बीच में तुलना करते हैं। अब हम समझते हैं राष्ट्रीय आय को। राष्ट्रीय आय को जब हम समझेंगे तो राष्ट्रीय आय होता क्या है, इस पे बात करते हैं। तो राष्ट्रीय आय कहने का मतलब होता है कि उस देश में उपस्थित संपूर्ण नागरिक, किसी भी देश में उपस्थित संपूर्ण नागरिक के आय को जब जोड़ा जाता है, ठीक है, जैसे एक देश में 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, एक देश है उसमें 100 लोग रह रहे हैं, तो 100 लोग जो उनकी इनकम होगी, जो उनकी आय होगी, उनको जब 100 लोगों की आय को टोटल जब हम लोग करेंगे, वो जो 100 लोगों की आय को मिलाकर के हमारे पास आ गया 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आ गए। तो ये 2 लाख रुपए जो होंगे उस देश के क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। ये जो 2 लाख होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय
आय। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी देश के संपूर्ण नागरिकों का जो आय होता है, उस आय को जब हम लोग मर्ज कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और जो नई आय हमें प्राप्त होती है वो हमारा क्या होता है, राष्ट्रीय आय। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करेंगे, यह राष्ट्रीय आय तो समझ में आ गया। अब हम लोगों ने बात क्या हुआ था कि राष्ट्रीय आय जो है वो विभिन्न देशों के बीच में तुलना करने के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना कि आय इंपॉर्टेंस होता है। आय और राष्ट्रीय आय में थोड़ा सा डिफरेंस है, यह भी क्लियर होता है हम लोगों का, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है कि विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय उतना उपयुक्त नहीं है। क्योंकि राष्ट्रीय आय उपयुक्त क्यों नहीं है, यह अब आपको समझना है। राष्ट्रीय आय उपयुक्त इसलिए नहीं है क्योंकि सभी देशों के बीच में, सभी देशों की जो जनसंख्या है, जनसंख्या बराबर नहीं होती है, तो इसका राष्ट्रीय आय भी अलग अलग हुआ। तो अब देखिए क्या बोलता है कि विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय उतना उपयुक्त नहीं है क्योंकि प्रत्येक देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। प्रत्येक देश की जनसंख्या जो होगी वो अलग अलग होगी। अब क्या है, तो विभिन्न देशों के बीच में तुलना कैसे किया जा सकता है। अब बात यह है कि जब राष्ट्रीय आय से उसका तुलना नहीं होगा तो उसका तुलना होगा कैसे, तो उसको विभिन्न, तो देखिए यहाँ पे क्या बताता है कि विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए हमें औसत आय, क्या औसत आय या प्रति व्यक्ति आय की आवश्यकता पड़ेगी। औसत आय की आवश्यकता पड़ेगी या तो प्रति व्यक्ति आय की आवश्यकता हमें पड़ेगी। अब भैया ये बोले जब हम राष्ट्रीय आय फाइंड कर ही रहे हैं तो प्रति व्यक्ति आय क्यों फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय फाइंड करने के लिए, निकालने के लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या होता है कि जब हम दो देशों के बीच में तुलना करेंगे तो वहां पे राष्ट्रीय आय हमारा काम नहीं आता है। वहां पे काम क्या आएगा हमारा, तो प्रति व्यक्ति आय आएगा। तो भैया प्रति व्यक्ति आय, औसत आय हम किसको बोलेंगे। अब यहाँ पे बात आएगा ना कि प्रति व्यक्ति आय या औसत आय हम लोग किसको बोलेंगे। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या होता है ये समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रति व्यक्ति आय प्राप्त करने के लिए हमें देश की कुल आय, देश की जो कुल आय होगी, जिस देश का भी हमें प्रति व्यक्ति आय निकालना है, उस देश की कुल आय को उसके कुल जनसंख्या से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो क्या है कि कुल आय डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या, मतलब टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पीपल। ये क्या होगा, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए प्रति व्यक्ति आय फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें, कुल आय बाय कुल जनसंख्या। अब इसको एक एग्जांपल से फाइंड करते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपके घर में 10 लोग हैं, आपके घर में 10 लोग हैं, 10 व्यक्ति हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पीपल्स हो गए। अब इनका इनकम देखिएगा, इनका इनकम है 5 रुपए, 5 रुपए। इनका है 50 रुपए, ठीक है। इनका है 30 रुपया, 60 रुपए, 10 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए, 110 रुपया, 900 रुपए और 20 रुपया। ये हो गया। अब इन सबको ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा, 55। इन सबको जब हम लोग जोड़ेंगे, मान के चले कि इसको जोड़ने के बाद हमारे पास आ गया 500 रुपीज, सॉरी 2000 रुपीज, ठीक है। 2000 रुपए हमारा आ गया इनको टोटल जोड़ने के बाद। अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास टोटल इनकम हो गया। टोटल इनकम इक्वल टू कितना हो गया, 2000। और टोटल पीपल हमारे पास कितने हैं, 10। टोटल पीपल कितने हैं, 10। तो ये क्या हो गया, 10। अब इसको डिवाइडेड करेंगे तो क्या आ जाएगा,
200, तो ये जो 200 आएगा ये हो जाएगा औसत आय, औसत आय। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, ये अच्छा लगा होगा, तो कृपया आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, ताकि उस पर हम लोग सुधार करके आपको निष्कर्ष दिया जा सके। थैंक यू।